एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन हमें अगर गिवन है तो वहां से हम वेलोसिटी यानी डेल्टा वी की को फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेशन टेक्निक से। और ऐसे ही अगर वेलोसिटी टाइम रिलेशन गिवन है तो हम डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा ऑफ पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं इन एनी टाइम इंटरवल। ये बात लास्ट क्लास में डिस्कस हुई। अभी नेक्स्ट एक और पॉइंट समझें कि अगर एक्सेलरेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इज 3t² और डायरेक्ट यहां से आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। एक्सेलरेशन इज 3t² and if initial velocity is u, then find displacement in time interval of t seconds after the start। तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंटरवल में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। पर हमें गिवन क्या है, एक्सेलरेशन टाइम। लेकिन एक्सेलरेशन टाइम की हेल्प से हम वेलोसिटी टाइम पहले बना लेते हैं। जैसे ये a जो 3t² है का मतलब dv बाय dt इज 3t² का मतलब dv is 3t² dt, right? Now at t0 initial velocity means t0, it is u। at any t वो भी अननोन ही है, some v। जैसा हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में v इक्वल टू u प्लस at किया तो वो तो वैल्यूज है ना। तो t0 पर u any t v, तो लेफ्ट हैंड साइड इट्स ओनली dv का मतलब v टू द पावर 0 है तो इंटीग्रेट हो क्या बनेगा v, और लिमिट है u एंड v। और राइट हैंड साइड 3t³ 3 लिमिट है 0t, तो 3 कैंसिल, तो v माइनस u इक्वल टू t³ यानी v इज u प्लस t³। एक्सेलरेशन टाइम से पहले बन गया वेलोसिटी टाइम। अब वेलोसिटी टाइम दिस v एट एनी t इंस्टेंटेनियस होता है dx/dt और आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप इस v को लिखेंगे dx/dt जिसमें u कोई एक वैल्यू है, मींस u एक कांस्टेंट है। वो यहां गिवन नहीं है, क्वेश्चन रहता है तो u पुट करते हैं हम u प्लस t³ जिसका मतलब dx is u plus t³ dt। तो इंटीग्रेशन t0 सम x इनिशियल t सम x फाइनल और खाली dx है तो इंटीग्रेट होके बनेगा x, तो ये x इनिशियल x फाइनल और ये आपके पास u प्लस t³। इसको इंटीग्रेट करते साथ साथ देखो u एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब u के साथ t टू द पावर 0 है तो ये बनेगा ut और t³ इट इज t टू द पावर 4/4 और ये आपके पास लिमिट है 0t। तो ये लेफ्ट हैंड साइड x फाइनल माइनस x इनिशियल, व्हाट इज दैट, डिस्प्लेसमेंट, और राइट हैंड साइड ut प्लस t टू द पावर 4/4, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड्स होगा। तो समझने की बात यह है कि पोजीशन टाइम अगर रिलेशन गिवन होता था तो डिफरेंशिएट करके ऑन डिफरेंशिएशन हमारे पास
वेलोसिटी टाइम रिलेशन बन जाता था, और अगर वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता था तो डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन बन जाता था। ठीक है, अभी हमने क्या समझा है कि एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन होता है तो इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी टाइम आ जाता है, यानी इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स ही होता है, और वेलोसिटी टाइम से डिस्प्लेसमेंट टाइम का मतलब ये पोजीशन टाइम, हम रिवर्स जाएं तो पोजीशन टाइम रिलेशन बन जाता है। यानी आपके पास पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम या एक्सेलरेशन टाइम, इन तीनों में से कोई भी एक रिलेशन नोन होता है तो आप बाकी दोनों रिलेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। अरे समझ में? जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक्सेलरेशन इज 12t स्क्वायर and object starts moving from origin along x-axis, starts moving from origin along x-axis। अब starts moving का मतलब अंडरस्टूड है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट हैज स्टार्टेड इट्स मोशन, यानी आपको इस इंफॉर्मेशन में क्या बता दिया गया कि एट t इक्वल टू 0, दैट इज इन द बिगिनिंग, उसकी वेलोसिटी 0 थी और उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट भी 0 था, क्योंकि वो स्टार्ट हुआ ओरिजिन से। देन पार्ट 1, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t equal to 2 seconds. Part 2, find its position, position मतलब x coordinate at t equal to 2। आया समझ में? तो v at any t बताने के लिए vt रिलेशन होना चाहिए, और पोजीशन एट एनी टी बताने के लिए पोजीशन टाइम रिलेशन होना चाहिए, और हमें गिवन क्या है? एक्सेलरेशन टाइम। तो a इज dv बाई dt, इसका मतलब dv इज 12t स्क्वायर dt। सो इंटीग्रेट t 0, इट इज 0, एनी t सम v, इंटीग्रेट होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड v 0v, इट इज 12t क्यूब बाय 3, लिमिट 0t, तो v माइनस 0, इट इज 4t क्यूब, सो v इज 4t क्यूब, v एट एनी t इज 4t क्यूब, और t क्या, किस t पे ढूंढना है? 2 पर, तो आप t को 2 पुट करें, एट t इक्वल टू 2, जो v होगा इट इज 4 इंटू 2 टू द पावर 3, इट इज 32, v इज 32। अब नेक्स्ट पोजीशन बताना है, तो पोजीशन के लिए t0 की पोजीशन हमें गिवन है ओरिजिन यानी x0, तो आप इस vt के एक्सप्रेशन से, जो हमने vt यहां बनाया है, इस v को यूज करें, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन टाइम से ये वेलोसिटी टाइम बन गया। अब वेलोसिटी टाइम v इज dx बाय dt, और dx इट इज 4t क्यूब dt, और t0 x is 0, any t
कुछ भी x, सो लेफ्ट हैंड साइड इज ओनली dx, इंटीग्रेट होके बना x, 0x, राइट हैंड साइड 4 t टू द पावर 4/4 लिमिट 0t, ये 4 कैंसिल, x माइनस 0 इक्वल टू t टू द पावर 4, यानी x एट एनी t इज t टू द पावर 4, x एट एनी t इज t टू द पावर 4। अब जिस भी t पे पूछा है हमसे एट t इक्वल टू 2 पूछा था, तो एट t इक्वल टू 2 जो x है वो 2 टू द पावर 4, यानी आपके पास x है 64। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट बेसिक बात हर केस में वही है कि कैसे इंटीग्रेट करते हुए एक्सेलरेशन से वेलोसिटी टाइम पर आ जाना है और वेलोसिटी टाइम से पोजीशन टाइम पे आ जाना है। और एक टाइप ऑफ वेरिएशन देखें यहां पर, एक्सेलरेशन तो बाय डेफिनेशन dv बाई dt है, तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दिया होगा, हम dv बाई dt इक्वल टू करके इंटीग्रेट कर लेते, लेकिन हमने डिफरेंशिएशन में भी ऐसे एग्जांपल किए थे कि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम ना दे करके वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x दिया था, और वहां से हमने जब एक्सेलरेशन ढूंढना था तो एक्सेलरेशन भी फंक्शन ऑफ x आया था। तो ऐसा ही हो सकता है कि हमें एक्सेलरेशन जो गिवन है फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन वो x की टर्म्स में है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इज गिवन एज 4x, क्या रहेगी स्टेटमेंट, दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस एंड इट्स एक्सेलरेशन चेंजेस विद पोजीशन x according to the relation a equal to 4x. Now if its velocity at x equal to 0 is 2, find its velocity at x equal to 3। ठीक है, अब a को अगर मैं dv बाई dt लिखूं, क्योंकि a होता है इक्वल टू dv बाई dt, तो यहां पर ये टाइम का फंक्शन नहीं x है, यानी मैं dv को 4x dt लिख तो सकता हूं, लेकिन ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। इंटीग्रेट होने के लिए 4x के साथ dx ही चाहिए। 4x dt ऐसा लिखने में कोई गलती नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन इससे हम फर्दर इंटीग्रेशन टेक्निक यहां कर नहीं पाएंगे। तो एक्सेलरेशन हमने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन जो dv बाई dt होता है, अगर उस dv बाई dt को हम dx से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये a बन जाता है v dv बाई dx। और ये बात हमें याद रखनी है कि एक्सेलरेशन जो बाय डेफिनेशन dv बाई dt है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज v dv बाई dx, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज v dv बाई dx। तो यहां से इस a को v dv बाई dx लिख लें, और अब v dv लेफ्ट हैंड साइड में v का फंक्शन है v टू द पावर 1 और साथ में है dv, और राइट हैंड साइड में x का फंक्शन है 4x और साथ में है dx। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आप ये इंटीग्रेट हो सकने वाला एक्सप्रेशन है। आप समझें, यहां पर v के साथ अगर dv ना होता तो ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता था, ऐसे ही यहां x के साथ ही dx आना है, तो अब ये इंटीग्रेट हो सकने वाला एक्सप्रेशन है। और x0 पर क्या दिया है, v 2, और x3 पर v पूछा है। अब इंटीग्रेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में v टू द पावर 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा v टू द पावर 2/2, v टू द पावर 1 + 1 बाय 1 + 1। अभी तक हम जितने भी केस कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड में जनरली खाली dv होता था, यानी v टू द पावर 0 होता था, बट इन दिस केस ये बन गया v टू द पावर 1। तो कोई बात नहीं, जैसा है वैसा कर देंगे इसको, v² बाय 2, लिमिट है 2v
और राइट हैंड साइड इट इज 4x² / 2 लिमिट 0 3। तो यहां से इफ यू पुट द लिमिट्स v² - 2² / 2 राइट हैंड साइड 4 × 3² - 0 / 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास v² - 4 इक्वल टू इट इज 9 × 4 36, यानी v आ रहा है √40। v² बनेगा ना 40, तो v आ जाएगा √40। ठीक है। और भी एक केस समझें, जैसे हमने पोजीशन टाइम से डिफरेंशिएट करके जब वेलोसिटी टाइम बनाया और वेलोसिटी टाइम को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन टाइम बनाया, तो ऐसा एग्जांपल हमने किया था जहां वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शंस में से t को एलिमिनेट कर दिया और एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी आ गया। ठीक है ना। तो जब हम डिफरेंशिएशन में एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हो सकता है ना कि आपको एक्सेलरेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ही दिया हो। जैसे एग्जांपल देखें कि एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, मैं स्टेटमेंट यहां लिख देता हूं, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग along straight line, the acceleration, एक्चुअली द टर्म वहां यूज कर दी गई है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी का केस है, तो आपने ऐसे केस में जो भी एक्सप्रेशन dv/dt है उसको नेगेटिव लेना होता है। एक्स रिटार्डेशन इज related to its instantaneous velocity as 3√v। ठीक है। तो एक पार्ट, if its initial velocity is v0, then in what time will it come to rest। आप समझो इस बात को, जब वो रिटार्डेशन है का मतलब होता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो बिगिनिंग में जिसको t0 बोला है उस समय कोई वेलोसिटी है v0, और अब ये डिक्रीज होती गई, तो किसी टाइम पर तो जीरो भी होगी ना फिर, तो कितने टाइम में इट कम्स टू रेस्ट मींस इन व्हाट टाइम वेलोसिटी बिकम जीरो, ये फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली v एट t0 गिवन है और फिर किस टाइम पर v जीरो होगी ढूंढना है। सो बेसिकली यू रिक्वायर ए वेलोसिटी टाइम रिलेशन, बट गिवन है वो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ v। तो पहली बात तो a इक्वल टू जब लिखना है तो -3√v लिखना पड़ेगा। अगर आप माइनस नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। जब भी आपके पास dv/dt, देखो टाइम बढ़े और v कम हो का मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा टाइम में है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो डेल्टा v में है ना वो नेगेटिव है। सो आपको dv/dt नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका इंटीग्रेशन से आंसर गलत हो जाएगा। तो क्योंकि रिटार्डेशन गिवन था, तो हमने जब a लिखा, उसको लिख सकते a क्योंकि रिटार्डेशन भी है तो एक्सेलरेशन ही, तो a को मेंशन करना पड़ेगा -3√v। तो आप हमेशा ध्यान रखो जब भी रिटार्डेशन आ जाए तो आपने माइनस लेना है साथ में। अब इस a को dv/dt लिखें, तो ये √v का मतलब होता है v⁴ 1/2,
तो आप देखें v जहां है वहां dv होना चाहिए, ठीक है ना, और t जहां है वहां dt होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करें तो ये बनेगा आपके पास, ये बनेगा, मैं इस v को यहां ले जा रहा हूं, v टू द पावर -1/2 dv और ये -3 dt, -3 dt। अब यानी यहां पर t टू द पावर 0 है, dt खाली है ना, तो साथ में क्या है, t टू द पावर 0। तो इंटीग्रेट करेंगे, 3 तो कांस्टेंट है, तो t 0 पर वेलोसिटी v0 थी और किसी t पर ये 0 हो गई, किसी t पर ये 0 हो गई, तो ये आपके पास -1/2। इंटीग्रेट करें तो -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 और लिमिट है, अपर लिमिट है 0, लोअर लिमिट है v0 इक्वल टू -3 dt का इंटीग्रेशन होकर बन जाएगा t और लिमिट है 0t। इसको आप चेक करें तो ये आपके पास 2√v है, इसको सॉल्व करें 2√v और लिमिट है 0 v0। अब पहले अपर लिमिट पुट होती है, माइनस करके लोअर लिमिट पुट होती है, तो पहले 0 पुट करेंगे, यानी ये आपके पास सॉल्व होकर आएगा -2√v0, 0 फिर -2√v0 इक्वल टू -3t। -0 तो खत्म हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से आपके पास जो टाइम आया वो आ रहा है 2/3√v0। तो ये सब एक रीअरेंजमेंट है केसेस का, बेसिक बात सब वही है। तो यहां a फंक्शन ऑफ टाइम नहीं था, a फंक्शन ऑफ x नहीं था, a फंक्शन ऑफ v था, और वहां से हमने इसको सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, समटाइम्स जब एक ऑब्जेक्ट मूविंग है तो t0 पर उसकी कोई पोजीशन भी थी, फिर स्लो होता हुआ वो रेस्ट पे आया, तो कितने टाइम में आया ये फाइंड आउट किया। यहां ये भी पूछ सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ इन कमिंग टू रेस्ट, यानी आपके पास इस a से v0 से 0 होने में जो चेंज ऑफ पोजीशन है, यानी आप डायरेक्ट इससे पोजीशन के चेंज को वेलोसिटी के चेंज के साथ रिलेट कर पाओ, ऐसा भी केस दिया जा सकता है। यहां इन इनिशियल वेलोसिटी v0, देन इन व्हाट टाइम की जगह इन व्हाट डिस्प्लेसमेंट विल इट कम टू रेस्ट। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना, तो एक्सेलरेशन जो है वो तो वही है -3√v। अब हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी को चेंज ऑफ x के साथ रिलेट कराना है, और एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो अगर मैं इसको dv/dt लिखूं तो मेरे पास ये t आना है, लेकिन एक्सेलरेशन को हम v dv/dx भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको v dv/dx लिखता हूं तो मेरे पास वेलोसिटी का चेंज x के साथ सॉल्व होना है। तो जैसी नीड होती है वैसा हम अप्लाई करते हैं। तो a को dv/dt लिखने की बजाय इस केस में, क्योंकि मुझे x का चेंज रिलेट करना है, तो मैं इसको लिखता हूं v dv/dx इक्वल टू -3√v, और √v यहां डिनोमिनेटर में लेकर आऊं मैं, तो v/√v क्या बन जाएगा, ओनली √v। तो यहां से ये इक्वेशन आपके पास बनती है √v dv इक्वल टू -3dx, और √v का मतलब v टू द पावर 1/2। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो x इनिशियल इट इज फ्रॉम v0, x फाइनल इट इज 0। अब v टू द पावर 1/2 है, तो 1/2 + 1 बनेगा 3/2। तो इंटीग्रेट होने के बाद v टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 है ये, और लिमिट v0 0, और यहां पर माइनस खाली dx है, ये -3x बनेगा, और लिमिट
ये 3 आप बाहर ही ले लो, कांस्टेंट है वो, x इनिशियल x फाइनल, और यहां इसको पुट करें, पहले 0 पुट करना, फिर माइनस करके ये पुट करना, तो -2/3 v नॉट पार 3/2 इक्वल टू -3 x फाइनल माइनस x इनिशियल, वो क्या होगा, s हो जाएगा, सो माइनस कैंसिल, तो s आ जाएगा 2/9 v नॉट पार 3/2, s का ये वैल्यू 2/9 v नॉट पार 3/2, ठीक है। नेक्स्ट हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास में, जो कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v एवरेज विच इज s बाय टी, इट इज u प्लस v बाय 2, और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड हमने और कर लिया लास्ट क्लास में, वो क्या है, u प्लस a बाय 2 2n-1। मैं बार बार आपको इसलिए रिकॉल कराता हूं कि सब बातें आपने बिल्कुल टिप्स पे याद रखनी है, तो इन सब को यूज करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं क्लास में। तो नेक्स्ट और नोट करें क्वेश्चन, लिखें एग्जांपल, an object moves on straight line, an object moves on straight line with constant acceleration, an object moves on straight line with constant acceleration, full stop, it has average velocities, v1 and v2 in consecutive time intervals t1 and t2, in 2 consecutive time intervals t1 and t2, find the acceleration, एक स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक ऑब्जेक्ट मूविंग है, और जैसे A से B ट्रेवल हुआ इन टाइम इंटरवल t1, A से B ट्रेवल होने का कोई टाइम तो होगा ना, टाइम इंटरवल, वो दिया है t1, और कंसेक्यूटिव यानी इस AB के साथ फिर नेक्स्ट वो कुछ BC हो सकता है, ये B to C कवर हो रहा है इन टाइम इंटरवल t2। तो ये केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो एवरेज वेलोसिटी, ये ए बी कुछ भी डिस्टेंस तो है ना, डिस्प्लेसमेंट तो है, इसकी एवरेज वेलोसिटी फॉर ए बी इज v1 एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर बी सी इज v2, ऐसा गिवन है हमें, और इनके टाइम गिवन है, टाइम इंटरवल। तो आपको इस ऑब्जेक्ट का जो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो ढूंढना है, यानी आपका आंसर v1 v2 t1 t2 की टर्म्स में ही आना है,
ठीक है। अब ये जो पॉइंट है कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट में अगर एवरेज वेलोसिटी ढूंढनी है और केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, तो उस डिस्प्लेसमेंट में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर अगर आपको वेलोसिटी पता है, यानी उस इंटरवल की इनिशियल पता है और फाइनल पता है, तो हमने रिजल्ट बना रखा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में किसी भी इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी इनिशियल इंस्टेंटेनियस प्लस फाइनल इंस्टेंटेनियस बाय 2। तो इस लाइन पर चलते हुए जिस इंस्टेंट पर वो ए पर है, उस इंस्टेंट पर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर u1 है, जब वो बी पर है उस इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी u2 है इंस्टेंटेनियस, और सी जब क्रॉस होता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी u3 है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो ए बी पार्ट की एवरेज v1 को होना पड़ेगा इक्वल टू u1 प्लस u2 बाय 2। ऐसे ही BC पार्ट की एवरेज को होना पड़ेगा u2 प्लस u3 बाय 2। अरे वो समझ में? तो v1 is u1 plus u2 by 2 and v2 it is u2 plus u3 by 2। यानी यहां से it is 2v1 which is u1 plus u2 and it is 2v2 which is u2 plus u3। ठीक है। तो अगर मैं ये 1 और ये 2 मैं 2 माइनस 1 करूं तो ट्वाइस v2 माइनस v1 u2 प्लस u3 माइनस u1 माइनस u2, तो ये बनेगा u3 माइनस u1। ठीक है। और ए बी जो एक्सेलरेशन है, बी सी वही एक्सेलरेशन तो सेम ही है। तो ए से सी तक कितना टाइम टेकन है? t1 प्लस t2। तो ए टू सी पार्ट के लिए फाइनल इंस्टेंटेनियस इज u3, इनिशियल इज u1, तो u3 इज u1 प्लस a इंटू t1 प्लस t2। हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि v फाइनल इक्वल टू v इनिशियल प्लस at, जिसको आप v इक्वल टू u प्लस at याद करते हो। तो ए सी के लिए व्हाट इज फाइनल? u3, व्हाट इज इनिशियल? इट इज u1, एंड व्हाट इज टाइम टेकन? दिस t इज द टाइम इंटरवल, इट इज t1 प्लस t2। तो यहां से u3 माइनस u1 आ रहा है a इंटू t1 प्लस t2, यानी आप u3 माइनस u1 यहां से इक्वल टू है 2v2 माइनस u1, और u3 माइनस u1 यहां से इक्वल टू a इंटू t1 प्लस t2। इसका मतलब ट्वाइस v2 माइनस v1 को लिख सकते हैं इक्वल टू a t1 प्लस t2, और ये आपको देगा a इक्वल टू ट्वाइस v2 माइनस v1 अपॉन t1 प्लस t2। तो ये इस केस में एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट नोट करें, इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस में एक और थोड़ा स्टैंडर्ड सा एक क्वेश्चन होता है, जरा एक बार समझे उसको। जैसे कोई भी कार किसी v स्पीड से मूविंग है और कार में ब्रेक्स अप्लाई किए जाएं तो कार रिटार्ड होगी। तो किसी कार को उसके ब्रेक सिस्टम से क्या रिटार्डेशन मिल सकता है, वो एक वैल्यू फिक्स है। अब ऐसा पूछना कि एक कार मान लो v स्पीड से मूविंग है, तो ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स उस v को 0 होने में वो कार कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी, तो उसको बोल देते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार। यानी कैसा पूछ लेते हैं क्वेश्चन, दैट इफ
if brakes can provide retardation equal to A, then what is the stopping distance for the car traveling at V? ये एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं करा रहा हूं। तो बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी v है और v को 0 होने में कितना s ट्रेवल हो जाएगा अगर रिटार्डेशन a है। तो रिटार्डेशन है कांस्टेंट यूनिफॉर्म, लेकिन उसको पूछने का तरीका क्या कि उस कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है। समटाइम्स ऐसा भी पूछते हैं कि अगर ब्रेक्स a रिटार्डेशन दे सकते हैं तो v स्पीड से चलती हुई कार को अपने से आगे चलने वाली कार से मिनिमम कितना डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि ये कार को जब भी रुकना होगा इसको उतना एस ट्रेवल करना है क्योंकि रिटार्डेशन फिक्स है। तो नेक्स्ट कार, जैसे रोड पे कार चल रही है, आगे वाली कार ने सडन अपने आप को रोक लिया तो पीछे वाली कार ने भी ब्रेक लगानी है, तो पीछे वाली कार को एक एस चलना है रुकने के लिए, उतना गैप होना मस्ट होगा। अगर गैप उससे ज्यादा है तो और अच्छा है, लेकिन उससे कम गैप है तो इस कार का अपने से आगे चलने वाली कार के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। तो सॉल्व कैसे करना? अब क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है, यानी अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लेता हूं तो v फाइनल यहां लेना है 0 क्योंकि स्टॉप कराना है, और v इनिशियल है v, ठीक है। तो 0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2, लेकिन ये रिटार्डेशन होने की वजह से इसको लेना पड़ेगा माइनस, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी v की डायरेक्शन के अपोजिट है, और साथ में ये s, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। v स्क्वायर बाय 2a, ये क्या होगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस। v स्क्वायर बाय 2a इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। ऐसा पूछा जाए कि अपने से आगे चलने वाली कार के बीच में कार के साथ कितना डिस्टेंस इसको मेंटेन करना चाहिए, तो उसका आंसर भी ये है। इससे ग्रेटर होगा तो भी चलेगा, बट इससे लेस नहीं होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में जैसे हम कोई भी चीज व्यू करते हैं, राइट, हर ह्यूमन बीइंग उसका एक मतलब एक एक्शन है ना, ब्रेन से एक ऑर्डर आता है और फिर बॉडी रिएक्ट करती है। एक ड्राइवर जिस समय कोई भी इमरजेंसी ऑब्जर्व करेगा उस मूवमेंट ही कार का रिटार्डेशन स्टार्ट नहीं होता है। इमरजेंसी ऑब्जर्व करने से कुछ टाइम के बाद ब्रेक लगती है, इसको बोलते हैं कि ड्राइवर हैज सम रिएक्शन टाइम टुवर्ड्स एनी इमरजेंसी। इट मे बी वेरी स्मॉल, वो अलग बात है, बट ड्राइवर हैज सम रिएक्शन टाइम। यानी जैसे अगली कार से सेफ डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो अगर ड्राइवर का रिएक्शन टाइम गिवन है तो आपको वो भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन टाइम में मतलब इमरजेंसी ऑब्जर्व हो चुकी है, ब्रेक लगाने का नीड है ये ड्राइवर ने फील कर लिया है, बट ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करे उसकी ऑब्जर्व करने और ब्रेक लगने के बीच में देयर इज अ गैप विच इज नोन एज रिएक्शन टाइम। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर गिवन है तो आपने उस रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाना है वो भी काउंट करना पड़ेगा। अगर आप यही एस लेके चलोगे तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे उसमें तो और रिएक्शन टाइम में तो जिस वी से कार चल रही थी उस वी से ही चलती रही, ब्रेक लगने के बाद रिटार्डेशन होना है। यानी अगर एक कार वी स्पीड से चल रही है मे बी 80 किलोमीटर पर आवर और ड्राइवर का रिएक्शन टाइम गिवन है, तो ऐसे केस में रिएक्शन टाइम में वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा और उस रिएक्शन टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो होगा v इंटू टी।
फिर ब्रेक अप्लाई हो जाएगी, ब्रेक अप्लाई हो जाएगी तो ये केस हो जाएगा। तो फर्दर और कितना एस ट्रेवल होगा, वो v²/2a होगा। यानी ऐसे केस में ब्रेक्स, ये सारा केस सेम, बट इसके साथ ऐसा दे दिया है, एज्यूम रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज t। तो ये v से चलती हुई कार उस रिएक्शन टाइम में v से ही चलती रहेगी। दिस इज s1 ट्रेवल्ड इन रिएक्शन टाइम, तो ये होगा v इंटू टी, और फिर लगी ब्रेक और फिर ये रिटार्ड हुआ और वेलोसिटी 0 होना, इसमें -a, और ये जो आपके पास s2 ट्रेवल्ड है, जो सॉल्व होके क्या आया था, s2 आया था v²/2a। तो ओवरऑल इन दोनों s1 s2 के सम को स्टॉपिंग डिस्टेंस बोला जाएगा। ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस इज s1 प्लस s2, v²/2a प्लस vt। तो ध्यान रखें, ये एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, बिना रिएक्शन टाइम के पूछा है तो सिंपल v²/2a, बट रिएक्शन टाइम और ड्राइवर भी गिवन है, तो उस रिएक्शन टाइम में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हो जाना है, उसके टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस में उसको भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, एक देखते हैं एग्जांपल इसके ऊपर। द रिएक्शन टाइम of a driver is 0.2 seconds. The reaction time of driver is 0.2 seconds, and the brakes of car can provide a retardation of 6 meter per second square. Brakes of the car can provide retardation of 6 meter per second square. Full stop. If the driver is driving the car, if the driver is driving the car at a speed of 54 km per hour, at a speed of 54 km per hour, then find the overall stopping distance of the car. Find the overall stopping distance of the car. तो अब ये केस आपके सामने बना ही हुआ है, खाली आपको वैल्यूज पुट करनी है। ये आपके पास vt प्लस v²/2a। देखो अब यहाँ v 54 किलोमीटर पर आवर गिवन है, 54 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड बना लीजिए। उसके लिए क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये 15 मीटर पर सेकंड आएगा। और रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर गिवन है 0.2 सेकेंड्स, ठीक है, 15 इंटू 0.2, और उसका रिटार्डेशन ए गिवन है 6। यहां समझना कि यहां नहीं माइनस पुट कर देना गलती से, वो माइनस ऑलरेडी पुट कर दिया था हमने, पुट करके वो माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ खाली वैल्यू पुट करनी है। ये रिलेशन बना चुके हैं ना हम, अगर इसको यूज कर रहे हो तो फिर यहाँ ए का खाली वैल्यू पुट होना है, या फिर पूरा सॉल्व करो इक्वेशन बना के तो अपने आप -6 पुट करेंगे, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाना है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक और केस बड़ा कॉमन है, और उस केस को एज रिजल्ट भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। वो क्या केस है देखें आप, जैसे ये स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूविंग है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
और बिगिनिंग में t0 पर उसकी वेलोसिटी 0 है। यानी केस क्या है कि ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट बट इट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो रेस्ट से स्टार्ट होकर के चलने वाला ऑब्जेक्ट, और जैसे ये उसने ट्रेवल किया है टाइम t में, सपोज इट इज s1 ट्रेवल्ड इन टाइम t, और सेम इंटरवल ऑफ टाइम t में ये ट्रेवल होता है s2, यानी जो टाइम इंटरवल t यहां था वही यहां है, और ये कंसेक्यूटिव है। s1 एंड s2 आर दी डिस्टेंस, देखो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है। s1 एंड s2 आर द डिस्टेंस कवर्ड इन दी कंसेक्यूटिव सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। और ऐसे ही हम फर्दर कोई s3 ले सकते हैं, ये भी कितने इंटरवल में, t में। तो ये लाइक दैट आप s4 ले लीजिए इन फर्दर टाइम t। तो ये सपोज a, b, c, d ऐसे आगे भी चलेंगे। तो a टू b के लिए इनिशियल इज 0, सो s1 it is using ut plus half at square, it is half a t square only क्योंकि u 0 है। और a से c what is displacement, it is s1 plus s2, और a से c what is u 0 and what is time t plus t 2t, so it is half a 2t square। इसमें s1 पुट कर दीजिए, s1 है हाफ at स्क्वायर, तो s2 आ जाएगा 4, ये हाफ at स्क्वायर, यहां है 4 टाइम्स हाफ at स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 और हाफ at स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3 टाइम्स हाफ at स्क्वायर। s1 इज हाफ at स्क्वायर, s2 इज 3 टाइम्स हाफ at स्क्वायर, यानी जो s2 है वो s1 का 3 टाइम्स है। ठीक है, ऐसे ही आप a टू d बात करें, a टू d, तो s1 प्लस s2 प्लस s3 इट इज हाफ a 3t स्क्वायर, और s1 प्लस s2 एज ए होल क्या है 4 टाइम्स हाफ at स्क्वायर, तो ये 4 टाइम्स हाफ at स्क्वायर प्लस s3, और ये है 9 टाइम्स हाफ at स्क्वायर। यहां से s3 सॉल्व होता है हाफ at स्क्वायर कॉमन 9 माइनस 4, यानी s3 सॉल्व होता है 5 टाइम्स हाफ at स्क्वायर। तो s2 s1 का 3 टाइम्स था, s3 s1 का 5 टाइम्स है, यहां से s1 इज टू s2 इज टू s3 ऐसा रेशो लें तो 1:3:5 आ रहा है। और आप सेम टाइम इंटरवल्स और आगे लेते जाओ, फर्दर कोई वो ध्यान रखना टाइम सेम होना चाहिए, तो ये रेशो 7 आ जाएगा। फर्दर t लें s5, ये 9 आ जाएगा, फर्दर ले लीजिए, और आप इस तरह से लेते जाएं तो ये ऑड जो आपके पास इंटीजर्स हैं ये रेशियो बनती है। तो ये बात एज रिजल्ट याद रखेंगे। आई रिपीट, क्या केस है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट with uniform acceleration, the distances covered in the consecutive same intervals of time are in the ratio 1:3:5:7:9 and dash 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 so on.
ये एज सच रिजल्ट भी पूछा जाता है और इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें होते हैं जहां इस रिजल्ट को यूज कर लें तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के लिए तो खैर बिना रिजल्ट के भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट क्योंकि स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है तो आप इस रिजल्ट को थोड़ा समझ के और याद करके रखें। बट ध्यान रखना, इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जरूरी है। आप किसी भी केस में इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये 0 से स्टार्ट होना है, रेस्ट से, तो ही ये रेशियो बनेगा। और ये कंसेक्यूटिव सेम इंटरवल है। ये सेम इंटरवल 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, 0.5 हो सकता है। ये इंटरवल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल भी देखते हैं जहां हम थोड़ा इस रिजल्ट की हेल्प भी ले लेंगे। लिखें क्वेश्चन। ड्रॉप्स ऑफ वाटर are falling, drops of water are falling at regular intervals. Drops of water are falling at regular intervals from a tap which is 5 meter above the ground. Which is 5 meter above the ground. Full stop. Third drop is leaving the tap. Third drop is leaving the tap at the instant first drop is touching the ground. Third drop is leaving the tap at the instant first drop is touching the ground. How far above the ground? How far above the ground is the second drop at that instant? How far above the ground is the second drop at that instant? देखो, एक 5 मीटर की हाइट, यानी ये ग्राउंड है और ये 5 मीटर, यहां से एट रेगुलर इंटरवल, जैसे एक ड्रॉप फॉल हुई, उसके किसी टी टाइम के बाद सेकंड ड्रॉप हुई, फिर टी के बाद थर्ड हुई, फिर टी के बाद फोर्थ हुई, ऐसा ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। और वो इंटरवल टी कुछ भी हो सकता है ना। क्वेश्चन इज कि जिस समय फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को हिट कर रही है या ग्राउंड पर पहुंच रही है, उस समय थर्ड ड्रॉप अपना फॉल स्टार्ट कर रही है। थर्ड ड्रॉप इज स्टार्टिंग इट्स फॉल, यानी उस मोमेंट पर सेकंड ड्रॉप बीच में कहीं है और यही बताना है कि सेकंड ड्रॉप उस मोमेंट पर ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। ठीक है ना। हम ये तो फॉल हो रहा है वन आफ्टर द अदर, बट एक इंस्टेंट दिया है जिस मोमेंट पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप तो ग्राउंड को हिट कर रही है और थर्ड ड्रॉप अपना फॉल स्टार्ट कर रही है और सेकंड ड्रॉप बीच में कहीं है। तो उस मोमेंट पर सेकंड ड्रॉप की हाइट क्या है। तो अगर टाइम इंटरवल, इफ टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्रॉप्स, जो कि बोला है ना रेगुलर, वो टी है, तो जब फर्स्ट यहां पहुंची और फर्स्ट के टी सेकेंड्स बाद सेकंड को होना था, सेकंड के टी बाद थर्ड को होना था,
इट मींस फर्स्ट ड्रॉप ने इस 5 मीटर की हाइट को ट्रेवल करने में इन टर्म्स ऑफ दिस इंटरवल t कितना टाइम ले लिया है? आंसर इज 2t. इट इंप्लाइज द फर्स्ट ड्रॉप हैज टेकन टाइम 2t in covering 5 meter. So for first drop, क्योंकि हर ड्रॉप की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, फॉर फर्स्ट ड्रॉप आई कैन राइट 5 इज हाफ g 2t स्क्वायर. ठीक है. और सेकेंड ड्रॉप ने क्या डिस्प्लेसमेंट किया? सेकेंड ड्रॉप से t के बाद थर्ड है, यानी इस मोमेंट पे थर्ड स्टार्ट हो रही है, तो सेकेंड को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया? आंसर इज t. तो सेकेंड ड्रॉप ने, उसका भी u 0 था, तो उसने t टाइम में क्या ट्रेवल किया होगा? सिंपल हाफ gt स्क्वायर. यानी ये जो डिस्टेंस है ये हाफ gt स्क्वायर है. यानी जो h आपको ढूंढना है, h वो क्या है? वो टोटल 5 माइनस हाफ gt स्क्वायर है. This distance covered by the second drop is what? It is half gt square only. और यहां से ये h सॉल्व होना है, बट फर्स्ट ड्रॉप के इस एक्सप्रेशन से 5 इट इज 4 टाइम्स हाफ gt स्क्वायर, यानी 5/4 इज हाफ gt स्क्वायर. तो इस हाफ gt स्क्वायर को यहां पुट कर दें, तो h आ रहा है 5 माइनस 5/4, तो इट इज 15/4. 15/4 का मतलब 3.75 मीटर. ठीक है. सेकेंड ड्रॉप की हाइट है 3.75 मीटर. तो खैर ये तो हमने इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व किया. अब हमने जो अभी रिजल्ट डिस्कस किया था, अगर मैं उस रिजल्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को करना चाहूं तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि अगर ये टोटल टाइम 2t था और सेकेंड ड्रॉप ने ये t में ट्रेवल किया, यानी फर्दर और t टाइम के बाद सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड पे आ जाएगी. देखो इस इंस्टेंट से 2 सेकेंड्स पहले, 2t पहले ये फर्स्ट ड्रॉप यहां स्टार्ट हुई थी और इससे t पहले फर्स्ट ड्रॉप यहां रही होगी. यानी फॉल होती हुई ड्रॉप्स के केस में ये जो केस बना हुआ है, तो किसी भी ड्रॉप के लिए ये डिस्टेंस पहले t में कवर होता है और ये डिस्टेंस नेक्स्ट t में कवर होता है किसी भी ड्रॉप के लिए. ये कंसेक्यूटिव सेम इंटरवल्स और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का केस है. इसका मतलब है कि इन दोनों का रेशो 1:3 होना था. यानी अगर ये x था तो ये 3x था, यानी टोटल 4x था, और 4x क्या था? इक्वल टू 5. तो 4x इक्वल टू 5, आपके पास x आ जाता है 5/4. और आपको बताना क्या था? आपको बताना 3x हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप. x ढूंढ लिया 5/4, तो व्हाट इज दिस वैल्यू? इट इज 3 into 5/4, 15/4 विच इज 3.75. तो इस तरह से वो रिजल्ट के बेसिस पर ये थोड़े क्वेश्चन जल्दी भी हो जाते हैं इस तरह के. बट आप इस मेथड को भी प्रैक्टिस करें, ऐसा कोई भी एग्जांपल करें, इसको भी करें प्रैक्टिस, और साथ में रिजल्ट वाली बात को भी सोचें. दोनों चीजें करें, फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप उसको थोड़ा फास्ट भी करने लगते हैं. ठीक है.